आपको स्क्रीन पे ये जेट दिखाई दे रहा होगा। इनको ये जेट 11 साल की उम्र में ही दिख गया था। इन्होंने अपने दिमाग में बना लिया था कि मैं एक फाइटर पायलट बनूंगा। इनका नाम है अयान और आज हम इन्हीं के इंटरव्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वासने। अयान का इंटरव्यू आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब जरा अयान का ये साइन देखो और यूसेन बोल्ट का देखो, दोनों में सेम सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी। अगर मैं अयान की सपने की बात करूं तो उनके सपने की रफ्तार यूसेन बोल्ट की रफ्तार से कंपेयर की जा सकती है। मात्र 11 साल में सपना देखा कि मैं जेट फाइटर पायलट बनूंगा और 17 की उम्र में अचीव भी इसे कर लिया और फाइनली अपनी मेहनत के दम पे रिकमेंड हो गए। अब इनके इंटरव्यू के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक टाइमलाइन आपको अभी पिन कमेंट में दिखेगी नीचे, इस वीडियो के नीचे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये एक सैंपल टाइमलाइन है। इसी की तरह की एक टाइमलाइन आपको भी नीचे मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अयान भाई से। अयान भाई 4 है, एएफएसबी वाराणसी से रिकमेंड हुआ है। इनकी खास बात यह है कि इनके जो झंडे गाड़ रखे हैं इन्होंने, रात के 2 बजे एसएसबी में सबके दरवाजे ठोक के चले जाते हैं। उसके बाद इनकी कहानी में और भी है कि पर्सनल इंटरव्यू अपने जहाज में बना लेते हैं। मतलब उनको अपनी एक हॉबी डालते हैं कि मुझे मिलिट्री एविएशन के बारे में बहुत नॉलेज है, और पूरा का पूरा इंटरव्यू 2 बार लगातार। एक तो फोर एविएशन वाराणसी, दूसरा कौन सा भाई? 12 शर्म नहीं आई तुमको? उसके बाद ये दोनों एसएसबी में एक खाली एक हॉबी के नाम पे, मिलिट्री एविएशन के नाम पे, इस बारे में बात करेंगे। उसके दम पर ये जनाब पूरी का पूरा पर्सनल इंटरव्यू निकाल देते हैं। इसके बाद इनकी एक बड़ी गंदी आदत है, रूम इनकी बहन का और इनका एक ही है, पूरा कब्जा कर रखा है भाई साहब ने। अगर आप में से इनको किसी को भी मारने का मन कर रहा हो ना, तो JMDI इंस्टीट्यूट टाइप कर लेना, देहरादून, वहां से नंबर निकालना, कहना रिकमेंडेड कैंडिडेट से ना हमें फीडबैक चाहिए, और आके पीट लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा भाई, यहाँ तक की बात हो गई। मारने जो आएंगे वो आपको जरा समझ के रहिएगा आप। अब जरा एक कहानी बताओ, ये कहाँ से चस्का चढ़ गया आपको एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का? ये मेरे पापा जब मैं छोटा था, तो काफी छोटा था, मतलब 11-12 साल का होगा। हाँ तो एयरफोर्स का अकाउंट ऑफिस है देहरादून में। हाँ। तो वहाँ पे मुझे लेके गए, वहाँ पे एक चेतक हेलीकॉप्टर है कारगिल वॉर का। ओके। तो उससे देख के मुझे काफी एक इंस्पिरेशन मिली। तो काफी इंक्लिनेशन हो गया। एक छोटे बच्चे का माइंड होता है ऐसा कि ये कैसे चलता होगा, कैसे उड़ता होगा। तो काफी उस तरफ इंक्लिनेशन हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते जैसे बड़ा हुआ, मैंने इंटरनेट पे पढ़ना स्टार्ट करा, थोड़ा डॉक्यूमेंट्रीज देखी, टीवी पे भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। फिर मिलिट्री की तरफ भी मेरा इंक्लिनेशन हुआ। तो इनका एक एविएशन और मिलिट्री का कॉम्बिनेशन एयरफोर्स है। तो भाई ये तो कहानी हर बच्चे के साथ है, बचपन में बंदूकें और प्लेन सबको पसंद होते हैं, बट फिर भी कहां से दिमाग में एकदम फर्म आया है कि यार ये अब यही करना है? उसी जगह से आया कि एक मुझे फ्लाइंग का बड़ा शौक था, एविएशन का। तो कभी प्लेन उड़ाया कमर्शियल आपने? पायलट भी बन सकता था। कभी प्लेन उड़ाया आपने? उड़ाया तो तो नहीं। फिर कहां से शौक लग गया? देख के अच्छा, देख के शौक लगा। ठीक है। तो जैसे किसी को होता है कि मैं वर्ल्ड कप में खेलूंगा, खेलने से पहले लगता है ना। अच्छा। तो ऐसे ही मुझे शौक लगा कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा। ओके। तो फिर मिलिट्री का भी शौक लगा। अच्छा। जैसे बड़े होते होते कि बंदूक है ये सब, तो इनका कॉम्बिनेशन जो था वो एयरफोर्स की। ओके। वहां से मैंने पक्का कर लिया कि एयरफोर्स ज्वाइन करनी। पर आरएमसी भी दिया था? आरएमसी दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ। तो उस टाइम पे खैर इतनी नॉलेज तो होती नहीं, और असल में वो तो बुरा भी नहीं लगा था कि क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता छोटे बचपन में। लेकिन एक चीज पता लगी कि एनडीए नाम की चीज है कुछ, और उससे मैं पायलट बन सकता हूँ एयरफोर्स में। 420 नंबर एनडीए में आने वाले हैं करीबन, आपकी मेरिट लिस्ट में दिखेगी, पता लगेगा। ऐसा लग रहा है इंसान टॉपर है। निहायती मार्क्स कितने? 57% आ रखी है कई बार आपकी क्लासेस में, 9th-10th में। तो ये क्या चक्कर है? 57 कभी 85 कभी 90, ये क्या चक्कर है? वो जो भी आई है वो सब कंट्रोल है मेरे। मतलब मुझे पता होता है कि मुझे अब कम आएगी, कब ज्यादा आएगी, क्योंकि असल में मैंने कभी स्कूल के मार्क्स की कभी वैल्यू नहीं समझी। समझी तो सिर्फ बोर्ड के मार्क्स ही समझी थोड़ी, और उस टाइम पे मैंने पढ़ लिया, 80-85% स्कोर कर ली। और अगर इतनी अकल है तो भाई पहले से इंसान तैयारी करके चलता है ना कि यार मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, कम क्यों लाऊं? क्लास में बेइज्जती हुई, लड़कियों में भाव नहीं दे रही आपको, कुछ नहीं, नहीं हो रहा। क्लास में तो मुझे सबको पता था कि ये इंटेलिजेंट बनता है सब। डफर वैसे होने के रहता बाद था भी कि पता होता है कि इंटेलिजेंट बनता है, 57 तो नहीं, नहीं। वैसे पता रहता था ना, जैसे क्लास में अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं फट से आंसर कर दिया। बच्चों को ये शक रहता था यार ये पढ़ता तो है नहीं, नंबर कहाँ से आते हैं इसके, और टाइम पे नंबर भी आ जाते हैं और क्वेश्चन भी बता देते हैं, और पढ़ता भी नहीं दिखता। चल यार ठीक है ये बात तो, बट 57 आने में कई लोग लैक पुल नहीं करते हैं, बोलता तो बहुत है, करता कुछ नहीं। ना, वो मेरे दोस्तों को भी पता था कि ये बैंकर बनता है, अच्छा। टाइम आने पे कर लेगा। टाइम आने पे कर लेगा। बट एक बात मुझे समझाओ यार, तुमने एनडीए के लिए ड्रॉप किया था, हाँ। क्या लॉजिक बनता है? मतलब ना तो तुमने मेडिकल कोई टेस्ट कराया, ना तुम्हें पता तुम मेडिकली फिट हो कि नहीं, एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट तुम्हारा चल रहा है, एंड यू ड्रॉप। हाँ, श्योर था हो जाएगा? श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन पैशन 100% था कि जाना था, यही जाना है।
अच्छा भाई चलो ये बात करूंगा, ठीक है सितंबर 2018, डिप्रेशन वाला मूड, या शायद मैंने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली होती तो अच्छा होता। तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे यार? डिप्रेशन तो नहीं था, लेकिन एक प्रेशर था ऊपर कि मैं, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा खुद पे था कि लाइफ में किसी भी करियर में जाऊंगा अच्छा कर लूंगा। लेकिन प्रेशर ये था कि मैं जो करियर चाहता हूँ मैं उस जगह जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो भाई तैयारी एनडीए की शुरू कब से की? मैंने 12th के बाद ही करी थी बेसिकली। ये 12th के बाद मैंने जीएमडीआई एकेडमी ज्वाइन करी। अच्छा। रिटर्न एग्जाम के लिए। पर भाई जीएमडीआई इंस्टीट्यूट तो मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज मर्चेंट नेवी का, मैंने पता किया था। हाँ, इनिशियली उसका कोई एनडीए सीडीएस से बैकग्राउंड नहीं था, डिफेंस एग्जाम से। लेकिन फर्स्ट बैच जो था वो मेरा ही था। तो भाई जिस इंस्टीट्यूट का कोई बैकग्राउंड नहीं कि एनडीए में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उसमें ये कदम रखा है क्यों? मतलब जो चीज मैंने नोटिस करी कि भले एकेडमी नहीं है लेकिन टीचर्स सबके सब एक्सपीरियंस थे, चाहे वो मैथ्स के हो, जीएस के हो या इंग्लिश में, टीचर्स सब एक्सपीरियंस थे। और दूसरा ये था कि मुझे डेमो की फ्रीडम थी कि कभी भी छोड़ सकता हूँ। और यहाँ तक कि सर तो ये भी कहते थे कि अगर तुम्हें बीच से भी अगर 2-3 महीने बाद भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, अपने पैसे लो और जाओ, क्योंकि यहाँ से उस बच्चे की वो है कि जो वाकई में कुछ करना चाहता है। अच्छा इतना कर रखा है। चल ये बात ठीक है। अभी यहाँ तक की कहानी अगर आगे बढ़ते हैं, ये इंस्टीट्यूट आपसे 1 घंटे दूर था, ठीक है। ये तो जो ट्रिक होती है ना, ये इंस्टीट्यूट कर देते हैं तुम्हें लुभाने के लिए, तुम आ जाओ ज्वाइन कर लो, पैसे थोड़ा जाना है वापस मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये तो लुभाने वाली ट्रिक होती है। बट ये इनके इंस्टीट्यूट के जो हेड है वो ही आपको अपने कॉलेज के बाहर मिल गए थे, जब पैम्पलेट अपना कोई मार्केटिंग करता है तो वही पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको मिल गए थे। तो उन्होंने आपसे कहा था आके देखो, राइट? हाँ। तो आ गए तुम। 1 घंटा दूर मतलब कम से कम 12 से 15 किलोमीटर तुम्हारा घर दूर होगा, और उस इंस्टीट्यूट की कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हें सिलेक्शन दे रहा है कि तेरा। तब इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ऐसी है। डेमो चलो ठीक है यार, 1 डेमो 2 डेमो 3 डेमो है, पैसे भी मिलना है वापस, बट आई डोंट लीव, मैं तो नहीं जाता। तब एक और चीज थी कि और जो कोचिंग एकेडमीज है मोस्टली, सबकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। 70-80 बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में ज्यादा, क्योंकि जब 70-80 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे होंगे, अगर एक बच्चा एक डाउट भी पूछेगा तो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होगा बताना। यहाँ पे स्ट्रेंथ ही काफी कम, न्यू था और वैसे भी स्ट्रेंथ कम रखते हैं सर। तो मैं फ्री था अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हर सब्जेक्ट में। तो एक चीज मुझे वो भी अच्छी लगी, और दूसरा था पर्सनल टच। सर हमेशा रखते थे, जो हमारी कोचिंग के डायरेक्टर है प्रणीत सर, वो हमेशा पर्सनल टच रखते थे, हर बच्चे से पूछना, फीडबैक लेना, टीचर्स का भी फीडबैक लेना। और तीसरी चीज, हमें मटेरियल काफी अच्छा मिलता था। नहीं चलो यार, ये तो पब्लिसिटी टाइप का हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिश राइट नाउ, बट जरा मेन काम पे आता है, एनडीए पे। एनडीए की अगर बात करें, आप क्या रहे हैं 420 नंबर, मतलब अगर एक इंसान करे तो उसने दोनों में मेहनत की होगी, जीएटी पे और मैथ में। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा जो फ्रेशर है राइट नाउ, जो अभी सोच रहा है कि हाँ मैं करूंगा तैयारी। तो सीन ये मैं पूछना चाहूंगा कि जीएटी पे कितनी मेहनत की थी? मेरे हिसाब से तो आपने शायद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज रिसर्च करने पता लगा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो करी और इंग्लिश करी, कहानी खत्म। और जो जिसे हम सोशल स्टडीज कहते हैं 10th तक, सिविक्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, या आपने ज्योग्राफी हाथ नहीं लगाई? सर मैं जो पीसीएम बैकग्राउंड के कैंडिडेट है उनको मैं एडवाइस दूंगा कि वो इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करें ज्यादा। अगर कोई कर सकता है इससे भी ज्यादा तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक लिमिट होती है हर इंसान की। तो अगर कोई पीसीएम बैकग्राउंड का है, साइंस मोस्टली अच्छी होगी और मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक होगी, और जो इंग्लिश है वो डिपेंड करती है आप किस बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से, आईएससी से, तो वो वेरी कर सकता है। तुम हर व्यूअर को ना मेरे आलसी बना दोगे, मतलब खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करके जाए बेचारा, और उसका कितने आता है यार फिजिक्स केमिस्ट्री में? तुम कितने, मतलब कोई हिसाब तो लगा होगा ना कि मैं ये तैयारी हाँ, कैलकुलेशंस मैंने ये सब डिसाइड करने से पहले कर ली थी। कितने आता है? फिजिक्स में जो होते हैं 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते ही हैं। अच्छा। तो मतलब मिनिमम 80 मार्क्स का खाली फिजिक्स हो रहा है, और आपकी इंग्लिश है 200 मार्क्स की है, 200 मार्क्स की है, तो वो भी आपका मेजर पोर्शन एक कवर कर रही है इंग्लिश। तो इंग्लिश और फिजिक्स ही ले लो तो 300 मार्क्स के करीब तो यहीं पे बैठ गए। तो अब इतना रिस्क तो लिया जा सकता है कि हम 300 में से एटलीस्ट 200 तो ले आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फिर कट ऑफ लगभग 330 340 जाती है मैक्सिमम। बाकी स्कोर जो है मैंने मैथमेटिक्स में कवर करा। चलो आपने कहा मैंने केमिस्ट्री भी करा, मैंने बायो भी किया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप दूर भागते थे उससे, ऑर्गेनिक आती नहीं है, फिर भी कुछ तो आती है। ये वाला है, ये हेक्सागोन किसका बनता है? नहीं कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती नहीं है। ओके, बायो, बायो तो निहाती रटने वाला और निहाती आलसी आदमी हो, कहाँ से आपका मैच हो गया यार उससे? बायो जो है उसमें एक्चुअली ऐसा है कि उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना वो लगभग सेम टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया मैमल्स, और इसके एग्जांपल पूछते हैं,
कि बेल इज अ मैमल और नॉट, बैट इज अ मैमल और नॉट। एग्जैक्टली ये वाले। और कुछ ब्लड ग्रुप से होते हैं क्वेश्चन हाँ। कि ये ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर सकता है, ये इसको कर सकता है। और होते हैं विटामिन और उनकी डिजीजेस, ये होता है। तो इसके लिए पाथफाइंडर नाम की बुक है, उसमें चार्ट्स हैं दिए हुए। हाँ। तो आप एक बार पढ़ लो, समझ लो, रट लो, तो उससे आ जाएगा। चलो ठीक है, इतना तो मैं समझ गया आपकी बात। इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे, आई मीन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बट जरा मैं एक जेम इंडिया इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इसकी उनका होता है जय माता दी, है ना? दैट्स अ वेरी फनी थिंग। सो यहाँ पर बात करूँ तो वो मर्चेंट नेवी में खुद एक ऑफिसर है, राइट? और एक टाइम ऐसा आ गया था कि आपने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था 10-12 दिन के लिए, एंड दैट गाय, प्रनीत नाम है शायद उनका, वो कॉल कर रहे हैं आपको शिप से, आईएसडी कॉल लग रही है, मतलब जितना उनका प्रॉफिट नहीं होता होगा ना इंस्टीट्यूट से, उससे तो आईएससी से उनकी मतलब बिल आ जाता होगा, और वहां पर वो आपसे कहते हैं वापस जाओ। क्या सोच के वापस जा रहे थे आप? वही पर्सनल टच है। अब कोई इंसान इतना बोल रहा है तो कोई रीजन होगा। और दूसरा पैशन तो मुझे था, ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ ही दी थी कोचिंग। मैंने ये सोचा कि कुछ दिन खुद तैयार करता हूँ, फिर जब मेरा लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, जब कोचिंग जाऊंगा, तो मुझे सर ने एडवाइस करा कि तू 15 दिन मेहनत कर सर के साथ, मैथ्स के साथ, उनके साथ मेहनत कर, कितना भी लग रहा है, 6 घंटे लग रहे, 7 लग रहे, तू बस 15 दिन कर। अगर नहीं हो रहा उसके बाद तो हम कुछ और देखेंगे, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यार देख, नॉर्मल लॉजिक लगाऊं, इंसान अगर 10-12 दिन छोड़ के बैठ रहा है, इसका मतलब मजा नहीं आ रहा। फिर तुम कह रहे हो, बट कोई भी इंसान देख रहा है, उस बात की गारंटी होगी कि मजा नहीं आ रहा, तभी इंसान 10-12 दिन छोड़ के बैठा है। रोज अगर अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो इंसान छोड़ेगा नहीं। हाँ, वही प्रॉब्लम थी ना, मैं उस टाइम पे उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा था। अच्छा। वो स्पीड जो थी सर की, हाँ। वो डिफिकल्टी क्वेश्चंस की, वो हाँ। ग्रास्प नहीं कर पा रहा। तो मैं सोचा घर पे बैठ के पहले थोड़े आसान क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आऊंगा। ओके, ये प्रॉब्लम है। चलो ये ठीक है, बट वही चीजें हमारे फेवरेट बन जाते हैं मैथ्स वाले। हाँ, वो स्टार्टिंग से फेवरेट है। स्टार्टिंग से फेवरेट थे, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। बट यार ये सब ठीक है, बट मैथ्स करा कैसे यार तुमने? मैथ्स जो, एक तो जैसे मैं 12th से आया, तो उस माइंडसेट से बाहर आना होता है जो अपना सब्जेक्टिव होता है, कि एक एक लाइन लिखना, एक एक फॉर्मूला लिखना, एक एक कैलकुलेशन करना। तो माइंड में जो माइंड कैलकुलेशन होती है ना, वो बढ़ानी पड़ती है। मतलब आप कह रहे हो बोर्ड वाला तरीका भूलना पड़ता है? बोर्ड वाला तरीका बिल्कुल भूलना पड़ता है कि हमें एक चीज, हर एक चीज लिखेंगे। अच्छा। कंपटीशन में होता है, एक आंसर है, 4 ऑप्शन है, हाँ। एक मार्क है, ओके। उससे ज्यादा नहीं। और फिर दूसरी चीज मैंने जो करी, अपने क्वेश्चंस बढ़ाए। रोज मैं कम से कम रोज 50 क्वेश्चन तो करता ही था। ऐसा भी हुआ है कि मैंने 120 क्वेश्चंस भी करे हैं एक दिन में, प्लस इंग्लिश और जो अपने साइंस पर थोड़ा सा फोकस करना, तो ऐसा भी हुआ है। तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए यहाँ। तीसरी चीज है कि एक फॉर्मूलाज की बुक बनानी, कॉपी बनानी चाहिए। उसमें जो भी फॉर्मूलाज तुम्हें लगता है कि यूज हो रहे हैं उनको लिखो, और जो लग रहे हैं ज्यादा यूज हो रहे हैं बार बार, उनको हाईलाइट कर लो, कि जिससे ये तो बिल्कुल भी मत भूलो। और ये कॉपी जो है, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन बाद में काफी काम आएगी, कि तुमको बार बार फॉर्मूले ढूंढने नहीं पड़ेंगे बुक खोल के। भाई तो बहुत मेहनत हो गई। एक मिनट, मैं यहाँ पर जरा एक बात लेकर आना चाहूंगा कि जब आप पास ईयर करा करते थे, देन यू फाइंड कि मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो स्पेसिफिक यूज हो रहे हैं एनडीए पेपर में, इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ। तो वहां पर आप हाईलाइट कर लिया करते थे अपनी जो अपनी फॉर्मूला बुक बनाई है? मैं प्रीवियस ईयर जब कर रहा था, तो ज्यादातर, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बार यूज हो रहे, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है कि 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 बार भी यूज हो रहा, तो मतलब है वो इम्पोर्टेंट, उसको अच्छा। हाईलाइट कर लो कि ये तो भूलना ही नहीं है। तो आपका मैथ्स का स्कोर कितना बनता था अकेले अकेले? 182 के आसपास। 182 के आसपास। सही है भाई। चल भाई, यहाँ तक की बात हो गई कहानी, बट हर किसी को कोई ना कोई मैथ्स का पार्ट, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री, एक बार घटिया लगता है। आपका कौन सा था? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा करा ही नहीं? करा, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं 100% गारंटी दे दूं, लेकिन ऐसा था कि 10 क्वेश्चन आ रहे तो 8 ठीक कर ही दूंगा। बाकी ऐसे थे कि 10 आ रहे हैं तो 9 तो करूंगा ही। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं यहाँ से। अब आगे कहानी आती है हमारी कुछ सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रेक कर, फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, आप कह रहे हो कि बोर्ड से तैयारी हो जाएगी, बट तैयारी करनी कैसे है? पास ईयर उठा लो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, या कोई और तरीका है? पास्ट ईयर हेल्पफुल रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो मैं कहूँगा पास्ट ईयर काफी हेल्पफुल रहेंगे। पाथफाइंडर बुक आती है, उसमें से आप आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल होता नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी काफी इजी आता है। अच्छा, बट अब जरा अगर आप गलती बनाओ, मतलब आपने कहा ना आपका आर्किटेक्चर नहीं हुआ था टीएस, तो अब आपको बोर्ड के नंबर भी सिलाने हैं, एनडीए भी क्लियर करना है, गलती आपने बहुत सारी कर रखी है, तो अब सही स्टेप क्या डायरेक्ट करना चाहोगे आप? कि ऐसे भी हो जाए कि बोर्ड में 85 प्लस आ जाए, जिससे 85 कट ऑफ आती ना, तो 85 भी आ जाए, एनडीए 11-12 के साथ भी हो जाए, क्या वो सलाह होगी? अगर आप
एनडीए के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ तो मुझे लगता है कि आपके मैथ्स में मार्क्स बोर्ड में 95 से गारंटी से ऊपर आएंगे, तो एक बूस्ट तो वहां पे मिल गया। हाँ और फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी थोड़ी बैलेंस रखो कि वो उसमें मार्क्स 85 86 ऐसे रहे, तो 85 वहां से कट ऑफ पार हो जाएगी उसकी। और क्योंकि आप साथ साथ में एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आपका उसका रिटर्न भी निकल जाएगा। और 12th एंड होते ही जेई मेंस का पेपर दे दो। नेवी टेक की जो कट ऑफ होती है वो काफी लो आती है, ऑफिशियल तो रिलीज नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है कि 85 परसेंटाइल वालों की भी एसएसबी आ गई थी, आपकी कितनी परसेंटाइल थी? 90। ओके 85 वालों की भी आ गई। चलो यहाँ तक की कहानी हो गई, बट कहानी अगर मैं वापस लेके जाऊं उस इंस्टीट्यूट पे जहां से आप पास हुए हैं, जय माता दी इंस्टीट्यूट, जेएमडीआई इंस्टीट्यूट, सो वहां पर सीन ये है कि कम बच्चे हैं, ठीक है, वहां पर आपके पास मैथ जो पढ़ा रहे हैं चलो आपको पसंद आ गया, बट सीन ये है कि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आया कहां से कि अगर आपने सुना तो बहुत लोगों मुझे होगा ना कि यार हिस्ट्री ज्योग्राफी करनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से बहुत होते हैं, तो ये आपने विजडम आपने क्यों इस्तेमाल किया कि नहीं मैं से पीसीएम पे रुकूंगा? सी मैंने उससे पहले भी एक बार पेपर दिया था, हाँ तो मैंने जो नोटिस करा ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी मैथमेटिक्स में। हाँ जीएटी में स्टिल 200 क्रॉस हो रहा था स्कोर, अच्छा जो ठीक ठाक है, अच्छा अच्छा। तो नहीं है पर ठीक ठाक है। तो मुझे पता था मैं इंग्लिश की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, 250 पार हो जाएगा वहाँ। हाँ तो कॉन्फिडेंस ये आया कि अगर मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो वहाँ पे 250 क्रॉस हो रहा है, ठीक मतलब कैलकुलेशंस करने के बाद कॉन्फिडेंस आया। ओके मैंने अंधा तुक्का नहीं मारा अच्छा कि नहीं करता, मैंने कैलकुलेशंस करी, अपना प्रीवियस ईयर करे कि क्या स्कोर आ रहा है, कितने परसेंट में ठीक कर पा रहा हूँ, ओके तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ यहाँ इतना कर पा रहा हूँ तो एग्जाम में भी कर दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया, बट आपने कहा इंग्लिश से आप पढ़ा दोगे, तो इंग्लिश के लिए ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा? इंग्लिश मैं था आईएससी बोर्ड से, हाँ। ऑलरेडी हमारे यहाँ थोड़ी अच्छी होती है इंग्लिश, अच्छा तो उसका एज मिल गया एक तो आपको। एच पहला उसका वो मिल गया। हाँ। उसके बाद मैंने रैंडन मार्टिन करी है, बुक आती है, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। नींद नहीं आती सब आती तो है। इंटरेस्टिंग है थोड़ी, अच्छा जब वो चीज असल में नींद आती है, जबकि जब कोई चीज समझ ना आ रही, तो कोई चीज समझ आती है ना, तो जब कोई क्वेश्चन ठीक होता है तो वो एक अलग जोश। बात भाई रैंडन मार्टिन ऑथर की तुमने आज लाल रख दी तुमने। चलो ये हो गई कहानी, इसके अलावा कुछ और? देखो 70% जो पेपर आता है ना इंग्लिश का, वो रीडिंग सेक्शन आता है, कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, ग्लॉस टेस्ट, पैरा जंपल्स, ये सब आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पढ़ने वाली चीज है ना, खाली ग्रामर की बुक तुमने रट भी ली, रूल सारे पढ़ भी लिए, तो वो तो होगा ही नहीं। वो तो फिर भी कई आपने सुना भी होगा जो इंडियन रिटर्न निकालते हैं, यार मैंने पढ़ा मुझे लगा मैंने टिक कर दिया, अब सुना होगा ऐसा, मेरे साथ भी ऐसे होता है। आप भी ऐसे करते होगे, तो फिर इसके लिए क्या समाधान होना चाहोगे आप? इसके लिए एक्चुअली में रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए पहले से। क्या पढ़ते थे आप? मैं बुक्स पढ़ता था, जैसे जैसे मैंने बुक्स भी मैंने स्पेसिफिक पढ़ी जो मेरे एसएस में भी थोड़ी रिलेवेंट होगी। अच्छा। जैसे एक बुक आती है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अच्छा डॉक्टर जोसेफ मर्फी की है, ओके तो वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल, थोड़ी सी रिलीजन बेस्ड ऐसी बुक है, वो मिक्स्ड है। हाँ हाँ कुल मिला के वो ये है कि आपको अपने पे बिलीव होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ रिमेंबर्स मैंने भी किताब पढ़ी है, वो ये कहता है कि अगर आपके दिमाग में जो थॉट है वही आपका फाइनल एक्शन बन के आएगा बाहर। तो Okay. अपने थॉट्स को अच्छा रखो, और दूसरी इंग्लिश तो उनकी अच्छी होती है, अच्छा। ऑब्वियसली एक बुक इंग्लिश में लिखी हुई है, Okay. तो वो भी इंप्रूव हो रहा है मेरे साथ साथ। दूसरी बुक मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये है डेल कार्नेगी की, तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। अच्छा तो वो भी चीज एसएस में भी काम आएगी, जिंदगी में भी काम आएगी, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ये बात है, इसके साथ मैं एक बुक और रिकमेंड करना चाहूंगा, मैं रिकमेंड कैंडिडेट नहीं हूँ बट फिर भी मैक्सवेल की आती है साइकोसिब्नेटिक्स, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसका भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलो ये हो गई एनडीए तक की कहानी। अब भाई आते हैं एसएसबी पे। अब सीन क्या है आपके एसएसबी में, आप ये कहते हो कि हमेशा ऑन द स्पॉट करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को वैरी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, राइट? और आपने एक जगह ये भी कहा है यू शुड नो व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ यू हैव डन थिंग्स इन योर पास्ट लाइफ। क्या मतलब है इसका? इसका बेसिक जो रेलेवेंस है ना वो पर्सनल इंटरव्यू से है। अच्छा पर्सनल इंटरव्यू में आपको ये बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने कुछ करा है ना जिंदगी में, तो क्यों करा है, किस लिए करा है और कब करा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने वो करा है। चलो मान लो लाइफ में कोई फेलियर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी तरह बोलता हूँ मैं, 12th में हाइपोथेटिकली कम नंबर आ गए, तो अब यहाँ पर क्यों हुआ है बता भी दिया तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, फायदा है कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें पता होना कि क्यों हुआ ऐसा। मान लीजिए एक लड़का है, उसके 12th में कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये दिख रहा है कि सेम ईयर में उसने अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेला और वो कैप्टन था, अच्छा तो उसके लिए वो ओके है, परफेक्टली ओके है। ओके ऐसा है। दूसरी बात आपने कही है यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट यू आर मोटिवेटेड एंड विल एबल टू टेक 100% आउट ऑफ ट्रेनिंग यू आर गिवन। अगर हिंदी में कहूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि
आप अपने आप को प्रूव करो कि आप मोटिवेटेड हो अंदर से, और आप 100% जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको आप करेंगे। क्यों ऐसा कैसे शो करोगे, आप कैसे पोर्ट्रेट करोगे? देखो सर, रीजन बताऊंगा हम पहले। रीजन तो ये होता है कि आपकी एसएसबी बी इसलिए जाती है कि आप ट्रेडिंग के कैपेबल हो या नहीं हो। अच्छा, तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि मैं कैपेबल हूँ। कैसे करोगे? अब कैसे करूंगा? अब आपके अंदर मोटिवेशन दिखना चाहिए। आपसे पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लूंगा लड़के का, एक लड़के से पूछा गया इंटरव्यू में मेरे साथ, Su-30 क्या होता है, उसे वो भी नहीं पता था। अच्छा। Su-30 तो कोई सिविलियन भी बता देगा। तो एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चल रहा है पर्टिकुलर फोर्स जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ओके। कि उसमें है क्या चीज, करंट क्या चल रहा है, पास्ट क्या है, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपका लाइफस्टाइल मैच होना चाहिए आर्म फोर्सेस से थोड़ा। अब ऐसा नहीं कि कोई बंदा है कि वो वीडियो गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड है ज्यादा, पूरा दिन बैठा रहता है, पबजी खेल रहा, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा, लेकिन ना भाग दौड़ है ना कुछ, और वो बोल रहा है कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो लगेगा कि सिर्फ मुंह से बोल रहा है, बाकी भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब एक लड़का स्पोर्टी है बहुत, पढ़ाई भी ठीक ठाक कर लेता है और दोस्तों से भी काफी अच्छे से रहता है, तो उसको दिखेगा रिलेवेंस की या इसमें रिलेवेंस है कुछ। बट स्पोर्टी मतलब अगर मान लो किसी ने स्पोर्ट्स खेलेंगे फिर तो उसका मतलब रिकमेंडेशन हो नहीं सकता। नहीं, मैंने देखे हैं ऐसे कैंडिडेट जो नहीं खेला फिर भी होगा, लेकिन उनका फिर फिजिकल थोड़ा बहुत रहता है। नहीं तो उन्होंने, भाई आपने पीआई में लिखा ही नहीं होगा ना स्पोर्ट्स, तो फिर अभी कर रहे हो बात अलग है, बट आर्म फोर्सेस गो विद पीआई क्यू, हाँ। तो वहां पर नहीं लिखा तो फिर कैसे जस्टिफाई करा होगा? नहीं, वहाँ ऐसे कैंडिडेट से पूछा जाता है कि हाउ डू यू कीप योर फिटनेस, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर वो अच्छा। बोल सकता है कि सर मैं रनिंग करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, या कुछ बोल सकता है। अच्छा, एक बात और आपने कही है, प्रेजेंट योरसेल्फ एज समवन हु इज वेल मीनिंग एंड मैच्योर पर्सन हु कैन एडजस्ट एंड मिक्स अराउंड द पीपल वेल। अपने आप को ऐसे दिखाओ कि आप एक वेल मीनिंग मतलब जिसकी जिंदगी डिफाइन है, जो एक मैच्योर पर्सन है और जो मिक्स हो सकता है लोगों के साथ। ये कैसे शो कर दिया आप? ये पॉइंट है जीडी वाला। अच्छा। जीडी में लोग बहुत नॉनसेंस बोलते हैं अच्छा। कि मान लीजिए जीपी की है कि हम यहाँ से गाड़ी ले लेंगे, ऐसे चले जाएंगे। हाँ। अब एक बात बताइए, मोस्टली जो होता है जीडी में लिखते हैं, ये पॉइंट बड़ा कॉमन है कि हम इस इंसान से गाड़ी लेंगे और लेके चले जाएंगे। हाँ। ऐसा कौन इंसान होगा जो अनजान को गाड़ी दे देगा? सही बात है। नहीं होता। तो ये वेल मीनिंग मतलब ये है मेरा। अच्छा। ये इंटरव्यू में भी होता है कि आप अच्छे से रीजन दे रहे हो अपनी चीजों का, कि फालतू की बातें कर रहे हो। Okay. ये उनके लिए बहुत आसान होता है ये पता लगाना। अच्छा, बट ये जो आपने बात है कि मिक्स अराउंड द पीपल वेल, आप तो बाहर देहरादून से बाहर नहीं निकले कभी? बाहर नहीं निकला, लेकिन यहीं पे बहुत वैरायटी है देहरादून। देहरादून ऐसा यूनिक शहर है। हाँ। एनडीए की 10% इंटेक देहरादून से है, और वो रीजन ये है कि हाँ इतनी मिक्स वैरायटी है। अच्छा। यहाँ पे कोई एक रिलीजन की मेजोरिटी नहीं है, कोई एक कम्युनिटी की मेजोरिटी नहीं है, यहाँ सब मिक्स होके रहते हैं। तो उसका फायदा तो मैं कहूंगा कि ये मुझे एडजस्ट होना ही नहीं पड़ा, मैं बचपन से ऐसा था। हर टाइप के फ्रेंड, हर टाइप के टीचर्स, हर टाइप के दोस्त। अच्छा, एक बात और आई आपने कही है, गुड बॉडी लैंग्वेज। क्या मतलब गुड बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? अभी आप जैसे बैठेंगे वो गुड बॉडी लैंग्वेज। हाँ ये ठीक है, लेकिन गलत मैं कहूंगा तो होती है जैसे लेग्स क्रॉस कर लेते हैं ऐसे। ओके। ये दिखाता है कि हम डिफेंसिव है, मुठ्ठियां बांध दी Okay. या ऐसे कर लिया। अच्छा। ये आप YouTube पर काफी देख सकते हैं ऐसे वाले वीडियो। बट जैसे आपके हाथ अभी ऐसे रखे हुए हैं, ये थिंकिंग है। ये चलेगा? हाँ, या ऐसे रखना जो एक टिपिकल बताया जाता है कोचिंग या में? इंटरव्यू में मैं ऐसे रखता हूँ। इंटरव्यू में This is relaxed। रिलैक्स। ओके, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। आपने 3 बार ऐसे दिया है, 3 बार में पहली बार तो आप कॉन्फ्रेंस आउट थे, जी 2 बार रिकमेंड हो गए। जी। तो पहली बार जब कॉन्फ्रेंस आउट हुए आपकी आंखों में नमी थी, राइट? आंसू थे बहुत। आंसू, चलो मैंने प्यार में कहा, आपने अपनी बेइज्जती खुद ही कर ली, चलो ठीक है। यू हैव अ बेबी टीयर्स, राइट? आंखें लाओ की। हाँ। सो वो मौका था, वहां से उठ के दोबारा कैसे आए और क्या कहा अपने आप से, और क्या ऐसा था कि जो तुमने कहा कि अब हो जाएगा? इनिशियली तो बहुत बुरा लगा। असल में मैं जो ग्रुपमेट भी था वो बोलने लगा, यार अभी तक तो चलता फिर रहा था, अब क्या हो गया इसको। लेकिन खैर धीरे धीरे मैं गांधीनगर से अहमदाबाद आया, थोड़ा होटल में रहा, बुरा लगता रहा उस टाइम पर। फिर अच्छा। मैंने सोचना स्टार्ट करा, यार मैंने काफी कुछ सीखा। तो मैं पहली बार घर से अकेला कहीं गया था, वो भी 850 किलोमीटर दूर। तो उससे थोड़ा सा लगा, धीरे धीरे अपने आप को ही समझाया कि कुछ तो अचीव करा है, एटलीस्ट स्क्रीन आउट नहीं हुआ। हाँ। और फिर दूसरी चीज है, मैंने अपने पापा को फोन करा, तो निराश था मैं, मैंने बोला कि पापा ऐसा हो गया। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कि तो इतनी दूर तक गया वही बड़ी बात है। तो मुझे उससे रियलाइज हुआ कि हाँ यार कुछ तो करा मैंने, ऐसा तो नहीं ना कि बिल्कुल 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी। और फिर दूसरी चीज लगी कि जो बच्चा रेकमेंड हुआ था मेरे ग्रुप से, मुझे उससे देख के लगा कि मैं यार हो सकता हूँ रेकमेंड। वो कुछ सुपर ह्यूमन नहीं था, अपने जैसे ही था, वही हाथ पैर वही बॉडी, माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा अलग था।
लेकिन बेसिक चीजें तो सेम थी। और वहां से जोश आया कि हाँ हो सकता है, ये हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। ये हो सकता तो मैं भी हो सकता। बट अब सवाल ये आता है जो हर व्यूअर सुनना चाहता है कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा जिन मिल गया, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि सिलेक्शन हो गया, वो भी 2 बार। मुझे एक्चुअली मैं लकी था काफी कहूंगा इस मामले में कि मुझे एक मेंटर मिल गया, ग्रुप कैप्टन पुनीत शर्मा, अच्छा। देहरादून में। तो मेरे घर के पास ही थे। तो Okay. उनके बारे में मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला। मैं अच्छा। चलो, वैसे मैं कोचिंग के इतना और में नहीं था कि कोचिंग करनी चाहिए, और मैं चला गया। तो उनकी कोचिंग थोड़ी डिफरेंट थी। ये नहीं था कि वो टेस्ट ओरिएंटेड थी, उनकी ओरिएंटेड थी कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, टेस्ट को इम्प्रूव हो जाएंगे, कि अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। और दूसरी ये थी कि वो समझाते थे कि बच्चे यूजुअली गलती करते क्या हैं। जैसे कि अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम खुद एसेस करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा लिखूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा लिखूंगा ऐसा होगा। तो पहले उन्होंने ये टेंडेंसी खत्म करी, जो मन में आ रहा है पहले वो लिख के दिखाओ, बाद में इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा। पहले जो मन में आ रहा है वो लिख के दिखाओ, फिर कुछ कमी होगी, कोई तुम्हारा कोई क्वालिटी कम होगी, कोई ज्यादा होगी, तो फिर उसके बारे में बैलेंस करेंगे। अभी पहले ये टेंडेंसी छोड़ दो कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं। अब भाई जरा थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है। एसएसबी की पहली एसएसबी जाते हैं, फर्स्ट आप रिपीटर थे, ठीक, सॉरी फर्स्ट फ्रेशर, रिपीटर कैसे सकता ऑब्वियसली। सो आप फ्रेशर थे, तो फ्रेशर में तो यार शोर कम होता है और लोग तमीज में बात करते हैं, आधे टाइम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोलने का मौका मिला था बहुत, इनफैक्ट मुझे नॉमिनेट करा था ग्रुप ने। अच्छा। और जैसे 15 या 12 का ग्रुप था, अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन उनमें से 4 या 5 ही बोल रहे थे, बाकी सब तो स्पेक्टेटर्स थे। ओके। बहुत इजी था। बहुत इजी था, तो आप ट्रेन हो गए, हाँ। गए कॉन्फ्रेंस तक, घूम के आए, वहां तो हो गया। बट एक फ्रेशर जो अभी देख रहा होगा उसके लिए क्या आप एडवाइस करना चाहोगे कि जीडी कैसे करना चाहिए? होता आसान है नॉर्मली, पर वो पूरी स्क्रीनिंग ही बताओ। हाँ बिल्कुल, बट मैं चाहूंगा जो स्पेक्टेटर की गलती थी ना, जो आप बाकी 4-5 के अलावा थे, उनके भी बता दो कि मोस्ट वो ही जानना चाहेंगे कि बोलना कैसे है, कि बोल पाता है उसको क्या जानना। असल में देखो, पहले तो ये एक जो एक होता है ना, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो इंसान का सबसे बड़ा फियर है, फियर ऑफ डेथ से भी बड़ा, ये साइकोलॉजी से प्रूफ है। तो पहले तो इस फियर को निकालो अपनी, मतलब एसएसबी छोड़ो पहले साइड, पहले इस फियर को निकालो। कुछ लोगों के सामने खड़े होकर बोलो, इंग्लिश में बोलो, 4-5 दोस्तों के सामने बोलो, तो पहले ये फियर निकालो। उसके बाद एसएसबी में आप जीडी में वो आता है, लेवल आता है कि पहले सब बोल रहे होंगे, फिर एक छोटा सा मिली सेकेंड्स के लिए पॉइंट आता है कि लोग सांस लेने के लिए चुप होते हैं, आपको उस टाइम पे बोलना होता है और दूसरे को काटने की ना कोशिश करो, ये बेटर होता है। आपने एक बात बोली पब्लिक स्पीकिंग करो, तो आपने कहीं की थी? उससे पहले तो नहीं करी थी मैंने, अपने जो एसएसबी कोचिंग की वहां करी। अच्छा। उससे पहले लाइफ में कभी नहीं। हाँ, ऐसा तो होता था कि 10-12 दोस्त बैठे हुए, मैं बातें कर रहा, अपना हंसी मजाक चल रहा। ऑफिशियली ऑफिशियली आपने कोचिंग में की थी, राइट? फॉर्मली ऑफिशियल है कुछ। कोचिंग में आपने ऑफिशियली की थी, राइट? कोचिंग में कितने लोग बैठे होते वहां पे? जितने भी होते थे 20-25। सबके सामने? मैं अपना रोज पर्सनली बोलता था कि मैं लेक्चर का एक टॉपिक लूंगा और 3 मिनट बैठ जाओ, बस बैठ जाते थे सब। ये जो ब्रिगेडियर रैंक के बंदे होते हैं ना, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग द पर्सन, पर इनको चिल्लाने की आदत बहुत होती है। नहीं, अपने ग्रुप कैप्टन तो वो तो बहुत ही हम्बल पर्सन है। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब वहां पर खिंचाई नहीं हुई ज्यादा, बिल्कुल। मोटिवेट ज्यादा हुआ, दैट्स गुड। बट यहाँ पर हो गया, थोड़ा एक पीछे जाता है। पहली वाली एसएसबी में पीपीईटी के बारे में कोई अंदाजा था जो बाद में कोचिंग लेने के बाद थोड़ा चेंज हो गया? नहीं, पीपीटीटी में एक्चुअली मैं कहूँगा, पीपीटीटी मुझे पहले से पता था, मतलब कोचिंग से पहले भी अच्छे से क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेड है, वो मुझे यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं, वहां से आइडिया हो गया था कि कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि मुझे 5 दिन रहने लायक हूँ मैं, कि ऐसा नहीं कि आप 5 दिन मेरे पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक थोड़ा सा पोटेंशियल है, रिकमेंड अच्छा। होना ना होना वो बात की बात है। तो उसके लिए एक तो आपको OER बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। OER बहुत अच्छे से करो, उसकी एक बुक आती है आर्यन की, रीजनिंग की, तो उससे कर लो, OER अच्छा हो जाएगा। वैसे वो ज्यादा इंप्रूवमेंट किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि वो बेसिकली इंटेलिजेंस है आपकी, वो बुक करके इंप्रूव नहीं होगी, बस प्रैक्टिस की बात है। तो मैंने एक मैथ सुनी थी आपके मुंह से, वो ये थी कि ओया चेक नहीं होता, किसी ने आपको बताया था? हाँ, इनफैक्ट ये मुझे तो काफी क्लियर था कि OER अच्छे से चेक होता है अच्छा। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ। मैंने वहां जब बच्चों से ऐसी बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई OER चेक होता है, ऐसे पूछता है, और कोई आगे बोलता है कि नहीं होता, ये तो ऐसी फॉर्मेलिटी होती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, और इसी की वजह से मैं तो कहूंगा 10-12 बच्चे इसी वजह से स्क्रीन आउट हो जाते हैं, 10-12 बच्चे इसी वजह जो से हो सकते हैं स्क्रीन। ओके। बट अगर हम बात करें OIR की, तो OIR के मार्क्स कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 2 3 रेटिंग कुछ होती है, तो उसमें कहां तक की रेटिंग की वैल्यू है? वहां तक कि जहां तक मुझे पता है कि आपको एटलीस्ट 60% से ऊपर स्कोर करना चाहिए। तो वो आपकी थर्ड रेटिंग में चल जाता है, मतलब फर्स्ट इज एक्सीलेंट, सेकंड इज लो एक्सीलेंट, एंड थर्ड इज गुड, राइट? फोर्थ इज नॉट एक्सेप्टेबल, फोर्थ एंड फिफ्थ इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट?
नाउ लेट गो इन ओआर लिटिल डीप। अच्छा भाई, अगर ओआर के बारे में बात करें तो 1 2 3 तो हो गया भाई, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, ठीक है। बट ओआर में ऐसी बात नोटिस की गई कि इनिशियल जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टफ होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये मैंने भी नोटिस करा कि इनिशियली जो क्वेश्चंस होते हैं हमें जो डोजियर मिलता है हाँ, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेटर थोड़े इजी होते चले जाते हैं और लास्ट में स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है आपकी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है, और दूसरा जो मुझे लगता है कि ये है कि आपको शुरू में शायद प्रेशराइज करने के लिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो भाई आपका तो वाराणसी बोर्ड था, पहला वाला बोर्ड कौन सा था आपका? गांधीनगर। तो गांधीनगर जो आपका बोर्ड है, पुराना बोर्ड है, तो आंसर शीट मार्क, आंसर मतलब क्वेश्चन बुकलेट में आंसर मार्क करे हुए मिले थे आपको? नहीं, नहीं मिले थे? असल में ऐसा हुआ था मेरे साथ 12 एसएसबी में हुआ था। अच्छा। मैं कई आंसर मार्क थे, लेकिन मैं ऐसे ट्रस्ट नहीं करता, हो सकता है उसके गलत हो जिसने मार्क कर। पर आपने नोटिस किया होगा कई सारे सही भी है। कई सारे सही। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया तो आपने सोचा कि चल अब लास्ट मोमेंट है, टाइम खत्म हो रहा है, तो आपने वही लगा दिया? लास्ट में तो ऐसा होता है कि तुक्के मार देता हूँ मैं, डरता तुक्के मार दो दौड़। मैं देखता नहीं। और कुछ लोग तुक्के नहीं मारते। तुक्के मारने में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको ब्रीफिंग में बता दिया जाएगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा। तो छोड़ने से अच्छा तो तुक्का मार दो। क्या पता 2 4 नंबर और बढ़ जाए। कोशिश यही करो कि सारे करो, लेकिन अगर पॉसिबल ही नहीं है करने, कुछ हो नहीं रहा, आ नहीं रहा, तो तुक्का मार दो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो। ओके, यहाँ तक हो गई बात। अच्छा, बट आपने एयरफोर्स पे फोकस किया, राइट? गांधीनगर हो गया, वाराणसी हो गया, तो ओआर में क्या डाइस के क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा आता है? हाँ, ये मैंने नोटिस करा कि वहाँ पे डाइस के क्वेश्चन ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू नेवल। नेवल में हार्डली 1 और 2 एंड एयरफोर्स में मोस्टली 8 डाइस थे। पर भाई अगर डाइस के क्वेश्चन की बात करें तो डाइस के क्वेश्चन मतलब कैसे टाइप के? एक होते हैं कि ये डाइस दे दी 3 कि इसमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा या कौन सा नंबर होगा, तो वैसा एक क्वेश्चन हो गया, am I right? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन वो हो गया कि ये डाइस के 3 पैटर्न दे दिए, ये पैटर्न कौन से वाले ए बी सी ग्रुप में से कौन से इसको मैच कर रहा है, और कोई क्वेश्चन है जो आएगा? और होते हैं एक इन्हीं नंबर्स की जगह ये एरोज और ये साइंस रिप्लेस हो जाते हैं, बस टाइप वही है। अच्छा, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब भाई चलो, ये तो हो गई अब तक की फ्रेशर वाली बात। रिपीटर पे आते हैं। अब जब आप सेकंड टाइम में गए होंगे, कतई फिश मार्केट चल रहा होगा, राइट? तो अब वहां पर आपने कैसे डील किया? क्योंकि अब वो जो आप कहते हैं मिनी सेकंड मिलेगा, वो तो फिर मिनी का मिनी हो गया होगा अब तो फिर कैसे डील किया आपने? और वहाँ पे काफी मुश्किल था। जैसे मैं गया, मैंने भीड़ देखी, अपने रिपीटर्स का एक ही ग्रुप बना दिया था उन्होंने, और 18 का ग्रुप था वाराणसी में। तो पहले तो ग्रुप देख के हालत टाइट हो गई कि यार कैसे कंट्रोल करूंगा इन 17 बंदों को। फिर ठीक है, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो चुप बैठते हैं एक तो, और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा एरोगेंट, एक्स्ट्रा चिल्लाने वाले, तो उनको तो मैं कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ। कंप्लीट इग्नोर? मैं उनसे ना तो कोई अगेंस्ट जाता हूँ ना उनके फॉर जाता, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाऊंगा वो और चिल्लाएंगे, और फॉर जाना उनकी मोस्टली कभी अच्छी स्टोरीज होती है, अच्छा। तो इग्नोर करने का ऑप्शन रहेगा। फिर मैं देखता हूँ ग्रुप में किसकी स्टोरी मेरे जैसी है, अगर किसी की थोड़ी सी मेरे जैसी है तो मैं उसको अपनी तरफ कर लेता हूँ बातों में, जैसे कि इनफैक्ट आई आल्सो बिलीव लाइक ही हैज रिटन, एंड इस तरीके से आप 1 2 बार भी किसी की तारीफ कर दोगे तो आपकी साइड हो जाता है। चलो भाई, वो हो गया, आपके 2 3 के ग्रुप बन गए, आपकी स्टोरी सिमिलर हो गई, पर दूसरी साइड दूसरे हाफ में भी 2 3 लोगों के ग्रुप बन गए हैं, तो फिर क्या? अड़े रहना चाहिए कि हम भी 2 3 है, वो भी 2 3 है, तो अब वो ज्यादा हो गए, 4 5 हो गए, तो फिर भी अड़े रहो, और ज्यादा हो गए, जो लोग जिनकी कॉमन नहीं है वो भी उनके साथ जुड़ गए। फिर उनके साथ जाने की कोशिश करो। फिर अगर आप उनके साथ जा भी रहे हो, उनकी स्टोरी एक्सेप्ट भी कर रहे हो, कर लेनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप फाइट करने लग जाओ, कर ली, लेकिन फिर आप उनकी स्टोरी में पॉइंट्स डालो। पॉइंट्स मतलब किस तरह के? वो उसी टाइम सोचने पड़ेंगे आपको कि मैं इनकी स्टोरी में क्या ऐड कर सकता हूँ। चलो, अगर स्टोरी को हम डिवाइड करें तो स्टोरी के जो जीडी का टाइम होता है, पहला होता है कैरेक्टर डिफाइन करना, उसके बाद हीरो कौन होगा, उसके बाद एक्शन क्या होंगे, तो आपका पहला मतलब प्रायोरिटी क्या होती है? मुझे पहले बोलना है? नहीं, ऐसे मैंने कभी कोई सेट नहीं करा कि प्रायोरिटी क्या होगी। मैं जल्दी एंटर करता हूँ ऐसे, क्योंकि मिल ही जाता है मौका शुरू में। अच्छा। लेकिन ऐसा कभी गोल नहीं रहा कि मैं पहले ही बोल दूंगा, ऐसा कभी मैंने गोल नहीं रखा। पर लोग कहते हैं जो इनिशिएटर होता है वो लीडर होता है। नहीं, मैं मैं इनफैक्ट पहली बार ही बोला था। अच्छा। जब मैं पहली एसएसबी देने गया था, हाँ, हाँ। वहीं पे पहली बार बोला था, इसके बाद मैंने कभी ये जीडी में पहले स्टार्ट नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? किया। नहीं, मुझे लगता कोई फर्क पड़ा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज 1 तक की बात। यहाँ से आपको जीसू साहब ले गए होंगे सेकंड स्टेज के लिए। अब आती है टैट बैट एसआरटी की बात। तो जो टैट है उसमें ना 3 टाइप की पिक्चर आती है। एक होगी डिवास्टेशन, हमारे व्यूअर्स तो जानते ही होंगे, जिसमें मतलब लैंडस्लाइड हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। दूसरा होता है कि दो लोग बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं, मतलब न्यूट्रल टाइप की पिक्चर है। और तीसरी होती है इसमें थोड़ा सा एक्शन होता है। तो पहले हम तो डिवास्टेशन वाले की बात करते हैं। तो इसमें ना थोड़ा एक्शन दिख रहा है, जिसमें मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, हमारे व्यूअर्स भी देख पा रहे हैं। एक्सीडेंट का सीन है, एक बच्ची सड़क पे आ गई है और एक इंसान भागते हुआ रहा है, औरत
शॉक के रिएक्शन में, तो इस सीन में क्या करें? देखिए इसमें देखते ही क्लियर हो जाता है कि इसका हमें स्टोरी किस टॉपिक पर बनानी है। ओके। ये एक लड़का भागते आ रहा है एक बच्ची सड़क पे, तो उसे बचा ही रहा होगा, हम्म। ये तो 2 या 3 सेकंड में आ जाएगा दिमाग में। जी। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, आप कितना लिख सकते हो पूरी स्टोरी से भर नहीं पाओगे, तो आपको उसमें कुछ एडिशनल सोचना पड़ेगा। अब उसमें क्या सोच सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि वो लड़का सोचते हुए आ रहा था कि उसकी स्कूल मैगजीन में कल को आर्टिकल लिखना है उसमें, तो वो क्या लिखते, और तभी उसने एक लड़की को सड़क पर देखा और उसे बचा लिया। फिर उसके दिमाग में आइडिया है कि वाई नॉट ट्रैफिक रूल्स, तो फिर उसने उस पर लिख दिया, तो उससे आपकी स्टोरी कंप्लीट भी हो जाएगी और एक सेंसिबल कनेक्ट भी हो जाएगा। आपको कनेक्ट स्टोरी लिखने से पहले तब बना लें। पर भाई आपने एक ही बात दो स्टोरी एक ही कहानी में जोड़ रहे, एक तो आर्टिकल लिखने वाली और बचाने वाली। हाँ, तो इनफैक्ट हम 2 या 3 जोड़ सकते हैं, लेकिन उनका कनेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसका कनेक्ट कैसे बनाया कि उसको वो सोचते हुए आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल मोहन इज कमिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस थिंकिंग व्हाट ही शुड राइट इन हिज स्कूल मैगजीन, सो तभी उसने ये सब होते हुए देखा और फिर उसके दिमाग में आया कि व्हाई नॉट ट्रैफिक रूल्स, इन्हीं के ऊपर लिख देता हूँ। कनेक्ट है। अगर इनका कनेक्ट ही ना होता कि वो उसने बच्चे को बचाया और फिर एक स्कूल मैगजीन में उसने पहाड़ों के बारे में लिख दिया, तो ये कोई कनेक्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक नॉनसेंस टाइप की स्टोरी होगी। ओके। कनेक्ट बनाना जरूरी है स्टार्टिंग से ही एंड तक। कनेक्ट बनाना जरूरी है स्टार्टिंग से एंड। चलो ये बात मेरी आपकी क्लियर हो गई। बट मान लो ये स्टोरी वैसे तो आएगी नहीं, लड़कियों में आ गई, अब वो क्या करे? वो जो लड़की शौक में उसको हीरो बनाए? नहीं, मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि वो पहले ही केपेबल नहीं दिख रहे, तो आप बाहर से कैरेक्टर ला सकते हो उसमें, क्योंकि वो एक सड़क दिख रही है, भीड़ भाड़, Okay. हो सकता है कोई फ्रेम में ना रहा हो, कोई लेडी हो सकती है। बट कैरेक्टर बाहर लाने की शर्तें क्या है? शर्त तो कुछ नहीं, आप ऐसी डायलामा में आ गए कि वहाँ कोई अपना कनेक्ट नहीं कर पा रहे आप किसी से, जी। तो आप बाहर से ला सकते हो। या फिर बिल्कुल ये एक डल इंसान बैठा हुआ है और एक बीमार है, तो उससे तो आप कनेक्ट करोगे नहीं ओके। कि उसे कैसे हीरो बनाओगे आप, मतलब उसकी क्या स्टोरी बनाओगे, तो आप एक बाहर से ला सकते हो कि उसका भाई था, उसका दोस्त था, उसने उसकी मदद करी। अच्छा, चलो ये बात कहानी हमने को समझ में आ गई। ये भाई एक आती है न्यूट्रल पिक्चर, हमारे व्यूअर्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक न्यूट्रल पिक्चर है जिसमें माउंटेन का सीन है और एक ऊपर होटल या रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है कुछ, और कैरेक्टर ऐसे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं, तो अभी आप इस सीन में क्या करोगे? इसमें तो मोस्टली आप एक हैप्पी स्टोरी बना सकते हो, क्योंकि फ्रीडम है आपके पास, आप बिल्कुल ही ब्लैंक है, आपका फ्रीडम, आप कुछ भी इमेजिन कर लो। तो आप मैं होता तो मैं इमेजिन करता कि दोस्त ट्रैकिंग पे गए हैं साथ में, रात को उस होटल में रुके, दिन में ट्रैकिंग करी थी, तो ऐसे बना सकते हैं। या फिर फोटोग्राफी कैसे बना सकते हैं कि एक फोटोग्राफर है, वो वहाँ गया, वहाँ रुका, वहाँ आसपास फोटो भी क्लिक करी, ये सब बना सकता है। अच्छा, ये सब हो सकता है, बट यहाँ पर भी तो आप कैरेक्टर बाहर से ला रहे हो ना, क्लियरिटी तो आपके यहाँ पर भी नहीं हो रही, और ये न्यूट्रल पिक्चर में आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होता, क्या करना है? नहीं, ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लाने का तरीका क्या है कुछ ना कुछ लाने का? लाने का तरीका आप खुद से रिलेट करके देख लो कि खुद ही को मान लो आप एक पहाड़, आपने जैसे बोला पहाड़ पे एक घर है, हाँ। तो आप खुद ही को मान लो आप वहाँ पे खड़े हो, तो आप किस पर्पज से आए होंगे वहाँ पे? अच्छा, घूमने जाते हैं लोग पहाड़ों पे, ओके, तो मतलब न्यूट्रल पिक्चर यू कैन से कि आप वहां पर अपने आप को इमेजिन कर लो, अपने आप को इमेजिन करके यू विल गेट मच बेटर आंसर। ओके भाई, आते हैं अपनी तीसरी पिक्चर पे। तो तीसरी पिक्चर अपनी ऐसी है कि न्यूट्रल है पर थोड़ा सा एक्शन, 2 पीपल हैं बैठे हुए हैं, अपनी उम्र के हैं, ऐसी ये बस यहाँ पर टेबल है, अभी क्या? देखो, अब हमारी उम्र के होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, हाँ, हो सकता है। तो अब इनफॉर्मल मीट है, ऐसी कॉफी पी रहे हैं बैठ के, तो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम उसको हंसी मजाक बनाएंगे तो स्टोरी कंप्लीट करना मुश्किल होगा। सही बात। तो अब हम उन्हें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं। Okay. मान लीजिए कोई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है या कल्चरल फेस्ट है, आर्ट कंपटीशन है, ऐसे कुछ बना सकते हैं। अब जो अपने से रिलेट करो, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बीएससी का है, तो वो रोबोटिक्स और ड्रोन्स वगैरह के बारे में डिटेल्स डाल पाएगा। सही बात। कोई आर्ट साइड का है जो आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो कल्चरल फेस्ट या ड्राइंग्स का बना सकता पर है। खाली 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग कितना कुछ डिस्कस कर लेंगे, टीम चाहिए होती है ना इन चीजों के लिए तो। नहीं, मोस्टली छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहा ना मैं। अच्छा। मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं दे रहा कि जैसे गो कार्ड बनानी है, अच्छा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। छोटे से प्रोजेक्ट, जैसे छोटा सा ड्रोन बनाना है, या फिर कोई आर्ट बनानी है, ड्राइंग बनानी है, या कुछ कल्चर कुछ बनाना है, इस तरीके से। चलो ये तक हो गया कहानी, अब आते हैं एसआरटी पे। एसआरटी भी कुछ ऐसी होती है जिसमें 3 सिचुएशन होती है आपकी। अगर मैं ऐसे देखूं, पहले होगी आपकी एक ऐसी सिचुएशन की आपके पास कुछ औजार नहीं, आपके पास कोई हथियार नहीं, आप क्या करोगे? दूसरी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको मुश्किल दे दी है, वक्त दे दिया है, अब उससे आप कैसे आओगे? और तीसरा ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी डगमगा गई जिंदगी, उस पर एसआरटी।
अब जरा इनको कैसे डील करते हैं वो और बताइएगा। पहला है, while returning to home after watching cinema at midnight you found two person dwelling on the way। ही मैं जरा हिंदी बता देता हूँ। जब आप रिटर्न हो रहे थे होम सिनेमा देखने के बाद लेट नाइट, तो आप देखते हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं, अभी आप क्या करोगे? देखो, सबसे अच्छा जो मेथड होता है किसी भी लड़ाई को खत्म करने का, वो बातचीत होती है। अच्छा, सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो आप यही करिए उसमें, उन दोनों से जाके पूछिए, इंक्वायरी। आप करते हैं कभी कि रात में आ रहे हैं अनजान लोगों का आपने? अनजान लोगों के साथ तो नहीं करूंगा, किसी को जानता हूँ तो करूंगा, कि अनजान के साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों की लड़ाई है तो भी बीच में आ रहा है। पर आप क्वेश्चन का ध्यान से सुने तो वहां पर लिखा है यू फाउंड टू पर्सन क्वेरलिंग ऑन द वे। पर मैं ये भी एज्यूम नहीं कर सकता ना कि मैं उन्हें बिल्कुल ही नहीं जानता। चलो मान लो मैं कहता हूँ, मैं आप क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, दे आर टू अननोन पर्सन क्वेरलिंग ऑन द वे। अब बट स्टिल अगर मैं उसको इग्नोर करे जाऊंगा, कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये सिचुएशन से भाग रहा है या इग्नोर कर रहा है सिचुएशन को। तो आपके जो दो चीजें हैं, आपके रिस्पॉन्सेज, एक तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए जी, दूसरी चीज आपके रिस्पॉन्सेज उसको सिचुएशन को फेस करने वाले होने चाहिए, जी, भागने वाले। फिर तो फेस करिए उसको, उनसे इंक्वायर करिए कि क्या बात है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिजॉल्व करिए। क्या हम पुलिस को भी बुला सकते हैं? क्वेरलिंग तो हो रही है। ये ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, मतलब क्वालिटी लिखे ना, कोई मारपीट हो रही होती तो शायद बुला सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि आपका भी सिर फोड़ सकते हैं वो? ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो रात में तो लड़ना तो इतना भी सेंसिबल नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों, आपने क्यों ऐसा किया कि आपने फ्रंट पे जाकर पहले उन्हें रोकना चाहा? कौन रोकता है दुनिया में? तो आज तो कोई नहीं रोकता, कल हो गया वैसे भी भाई। अब देखिए, फिर अगर मैं इसमें ही लिखता कि इग्नोर देन वेंट हो, हाँ। तो थोड़ा वैसा आ जाता है कि ये सिचुएशन को इग्नोर ही करना है बिल्कुल सही बात है। और भाग रहा है सिचुएशन से। हाँ बिल्कुल। तो कुछ ठीक नहीं लगेगा एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, मतलब इग्नोर नहीं करना सिचुएशन को, उसको भागना नहीं है। भागना नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव और टू डू। दूसरे पे नहीं डाली। दूसरे पे डाले मतलब। मुझे पैसे की कमी पड़ी, मैंने अपने दोस्त से उधार ली। ओके। तो प्रॉब्लम तो फिर दोस्त की हो ओके, गई। तो आपके वर्ड से समराइज करो तो आप ये कह रहे हो भागना नहीं है, उसको सॉल्व करो, अपने लेवल पे सॉल्व इतना सॉल्व कर सकते हो, राइट? अब आगे चलते हैं। He assigned a difficult task which he has done earlier. He, उसने एक मुश्किल काम मिला है उसको जो उसने कभी नहीं किया। अब वो कैसे करेगा उसको? फर्स्ट ही एनालाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके, देन ही मेड अ प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूटेड इट। अच्छा, इस तरह से। बट आपके दोनों रिस्पॉन्स बड़े शॉर्ट रहे, कोई खास रीजन? खास तो ये कि मैं उतना ही लिखता हूँ जितना अप्रोप्रिएट जरूरत है। अच्छा। कोई रिस्पॉन्स है उसमें बड़ा चाहिए, जैसे एक रिस्पॉन्स था मुझे याद है कि पड़ोसी के घर में आग लग गई, अब आप क्या करोगे? उसमें काफी एक्शन की जरूरत थी। पहला तो ये था कि जाके उन सबको उठाओ, उन्हें बाहर निकालो। हाँ। फिर दूसरा ये था कि आग बुझाने में सबकी मदद से आग बुझाओ। तीसरा कि जब आग बुझ गई तो उस कॉज को फाइंड करो कि लगी क्यों थी, तो उसका एलिमिनेट करो। तो ये थोड़ा बड़ा होता है। ओके, जिसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखो। तो आप कॉमा कॉमा लगा के लिखना पसंद करते हैं पूरा सेंटेंस फॉर्म में? अगर सेंटेंस बनाया और इंग्लिश की ब्यूटी पे देखा तो फिर वो होंगे नहीं कंप्लीट ऐसा। चलिए, मैंने टैट और एसआरटी और बैट तीनों को एक चीज में कंपेयर करना चाहूंगा। क्या ग्रामर की इंपॉर्टेंस है उसमें, या ग्रामर को थोड़ा इग्नोर करके सिर्फ मीनिंग पे ध्यान देना? इग्नोर कर सकते हो उस हद तक जब तक वो समझ आ रहा है। अच्छा, और समझ आना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट एक बार को पढ़ के समझ जाए कि हाँ ये लिखना चाह रहा होगा। ओके। अब भाई आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा एसआरटी थोड़ा मुश्किल है। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी हिज पेरेंट्स फाइंड इट डिफरेंट टू गिव हिम फर्दर एजुकेशन। He will teach tuitions or took to part-time job. भाई आपको लगता है कि खाली ट्यूशन देने से आपकी एजुकेशन का लोन हो जाएगा या एजुकेशन हो जाएगी? आज बीटेक करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। हम उसको डीएवी से बीएससी में इमेजिन कर सकते हैं। आप तो बीटेक करना पसंद करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे? बीटेक तो फिर बीटेक की फीस तो 1 लाख होती है भाई। जैसे देहरादून में आप इंतजाम कर सकते हो, क्या बीटेक की फीस? चलिए, फिर भी कुछ और प्रैक्टिकल आप सोल्यूशन देना चाहेंगे? और प्रैक्टिकल मुझे लगता है फिर वो और कोई सॉल्यूशन क्या होगा? किसी से लोन ले लेगा तो फिर वो वही अपनी प्रॉब्लम दूसरे पे डाल दे। पर ऐसे भी तो कर सकता है कि लोन ले ले और साथ साथ काम करते चले, थोड़ा पैसे वैसे उसके जाते भी जाएंगे। एंड श्योरली इतना तो हार्ड वर्क होगा जब इंसान नौकरी कर रहा है कि अच्छे कॉलेज में हाँ, फिर एडमिशन। उसको पूरा लिखना पड़ेगा ना लास्ट तक कि फिर अपने उसने अच्छे से पढ़ा, जॉब लगी और फिर लोन को वापस तो कर। फिर इसका राइट तरीका क्या होगा लिखने में? क्योंकि ये तो टफ है। He took loan, studied hard, got a good job, and then paid the loan back. ओके, कॉमा कॉमा आगे। कौन? चलिए, यहाँ तक हो गया। भाई एसटी पे आता है। आप इस मामले में थोड़े कमी है। आप रट के घर से करते, घर से गए थे रट के, तो आपने ऐसे क्यों किया? स्टेप ऐसे डिसीजन क्यों लिया आपने? देखिए, रट के जो मैं गया था, मैं किसी और का नहीं गया था, अपना रट के गया था। अच्छा, खुद बनाया मैंने, और अपने बहुत अच्छे से बनाया कि मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर से वाकई पूछा कि आप मेरे बारे में क्या फील करते हो जी। अच्छा लिखो और जितना हो सके बुरा भी लिखो, अच्छा, मुझे वो भी जानना है। ओके। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो सब में ही कॉमन थे, कुछ था यूनिक
अच्छा। कुछ थे कॉमन, तो मैंने कॉमन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया कि जो चीज सबको ही दिख रही है वाकई में ट्रू होगी। ये सबने बोला कि हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, वो सबका ही था, टीचर्स हो गई, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गई, तो मैंने सब नहीं लिखा। फिर एक चीज थी हेल्पिंग है, कभी किसी को हेल्प करने से मना नहीं करता, तो वो मैंने लिखी और फिर उसको पैराग्राफ फॉर्म में समराइज कर दिया कि 6-7 पॉइंट्स चुने और उन सबको बारी बारी से समराइज कर दिया। और दूसरी चीज की मैंने अच्छी क्वालिटीज पहले लिखी और फिर बुरी क्वालिटीज लिखी। बट भाई ऐसे क्यों, आपने आखिर में क्यों लिखी, पहले भी लिख रहे थे? पहले लिखने में असल में फिर आपका वो कॉन्फिडेंस लो दिखता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए आप पहले अपनी बुराई से स्टार्ट कर रहे हो। और असल में आप देखोगे जो लो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम दूसरों से, मतलब एक तरह से आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो? हाँ, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। बट एक बात और आपने बोली, कॉमन चीजें लिखी हैं आपने, तो जो अलग सेपरेट थी वो क्यों नहीं? अलग सेपरेट ऐसा हो सकता है कि किसी खास कंडीशन में मेरे दोस्त ने कुछ मुझे करते हुए देखा हो और उसने वो सोचा इसका परमानेंट बिहेवियर। अच्छा। ऐसा हो सकता है उसने मुझे कभी किसी बात पे इरिटेट होते हुए देखा हो, हाँ। तो उसने मुझे बोला कि तू इरिटेट आसानी से हो जाता है, जबकि दूसरा ने नहीं बोला। अच्छा। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी रही हो तो मैं हो गया हूँ, तो उसे ऐसा लगा कि मोस्टली हो जाता हूँ, तो मैंने नहीं लिखी। अच्छा, यहाँ तक की हो गई कहानी। बट यहाँ से अगर हम आगे चलें तो कहानी आती है आपके पीआई पे, फर्स्ट इंटरव्यू, थर्ड डे आज, ठीक है। कि इसमें एक कहानी और है 12 स्टोरी की। 12 स्टोरी में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, किस बारे में लिखनी चाहिए? 12 स्टोरी एक, जब आपको फ्रीडम है कुछ भी लिख सकते हो तो एक अच्छी लिखनी चाहिए, उसमें कोई बुराइयां, क्राइम्स या फिर कुछ ट्रेजिडीज डालने की जरूरत नहीं। एक हैप्पी स्टोरी, एक मोटिवेशनल लिख सकते हो आप। और मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं अपनी किसी ऐसे की रिलेट करना चाहता हूँ कि कुछ जिस इंसान ने कुछ अचीव करा हो, या तो कोई बायोग्राफी, ऐसा नहीं किसी की चेप थी, कुछ ऐसा बना हो। जैसे मैंने अपना बताऊं तो मैंने लिखा था कि जैसे मैंने स्पोर्ट डे की तैयारी करी थी अपनी, कि मैं रनिंग करता था, मैंने 100 मीटर में ये जीता वो जीता, ऐसे लिखा मैंने, कैसे प्रिपेयर करा और फिर कैसे परफॉर्म करा वो। ठीक है। बट यहाँ पर आप कह रहे हो बायोग्राफी लिखो, कहानी नॉर्मली सुना है कि अपने बारे में लिखो, ज्यादा प्रेफर्ड रहता है। हाँ, ये अपने बारे में तो बोल रहा मैं कि मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसी ने आपने किसी के बारे में सुनी हो, अगर आप अच्छा। उसमें डिटेल्स डाल सकते हो तो। अच्छा। अरे ये भी नहीं कि बिल्कुल ही चेप थी, ओके कहीं पढ़ी और यहाँ लिख दी। ओके, चलो ये यहाँ तक की कहानी हो गई, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से आगे चले तो कहानी बढ़ती है पर्सनल इंटरव्यू पे। अब पर्सनल इंटरव्यू आई पर्सनली फील किया आपने गेम खेल लिया अब, क्योंकि आपने भी एक हॉबी लिखी, मिलिट्री एविएशन के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। अब आपकी तरह मैं इंटरव्यू को रिकैप कराऊं अपने व्यूअर्स के लिए, तो वो सीन ये होता है कि आप रूम में जाते हैं, वेलकम होता है, आपका थोड़ा मोरल निकल जाता है कि बड़ा ही एयर कमोडोर है, और इससे आपका मूड हल्का हो जाता है, बढ़िया था एयर कमोडोर। पर सीन क्या होता है, वहां से आपकी एक हॉबी पूछता है मिलिट्री एविएशन। तो वो आपसे सिंपल सवाल होता है कि आपको पता है अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हो तो कौन सा एयरक्राफ्ट ज्वाइन करोगे, मतलब कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाओगे? तो आप कहते हो PC-7, एम आई राइट? और वहां से आपकी वो रेल लगाना शुरू करता है, सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो उस रूम में होते हैं सबके सब पूछता है, एम आई राइट? और सारे आप जवाब भी दे देते हैं। उसने आपसे एक सवाल और पूछा था जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, इतनी नॉलेज तुम्हें कैसे है? और इसके बाद एक सवाल और था कि सिपाही है 30, एम आई राइट? सिपाही 30 और 27, ही आस्क्ड 23 राइट? मिग 23 ही आस्क्ड, और मिग 23 के बारे में भी आपने बताया था। और वहां से आपको लगा कि यार ऐसे तो मतलब इंटरव्यू में मैंने फाड़ दिया, करेक्ट? नहीं, असल में जब मैं रूम से निकला ना तो उस जी। टाइम पे उन्होंने एक बात बोली कि अयान, अगर तुम यहाँ पे रिकमेंड नहीं हुए तो डिस्करेज मत होना, कि तुम्हारा जो मोटिवेशन का लेवल है तुम किसी और करियर में बहुत अच्छा करोगे। तो मुझे वहां से शक ये हुआ कि ये बात क्यों बोली होगी उन्होंने, मतलब- या तो मैं फेल हो गया इसलिए बोली होगी, तो वहां से कंफ्यूज हो गया कि मैं इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों बोली मेरे को। मतलब नर्वस भी हो गए और हैप्पी हो गए सेम टाइम पे। वाकई में उन्होंने जेन्युइनली बोली थी ये बात। अब भाई अगर PIQ में थोड़ा और डीप में जाए तो आपका CIQ भी पूछा गया था रैपिड फायर में, और आपसे एक नहीं दो पूछे गए थे, था मैं रॉन्ग? तो आपके साथ तो ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में ही आप सीक्वेंस भूल गए थे, हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो गया। नहीं, मैं कॉन्फिडेंस कहीं पे भी लो नहीं होने दिया अपने इंटरव्यू में। एक चीज तो मैंने ध्यान रखी, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं कुछ भी ऐसा स्टूपिड नहीं करना चाहता था कि मैं एक छोटी सी बात के लिए उदास होकर बैठ गया। पर लास्ट मैंने अटेम्प्ट कहा- में, हाँ बताइए। मैंने कहा जो भी अगर CIQ नहीं होगा तो मैं प्रेशर नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, मैं और जगह अच्छा करूंगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने जो पुरानी गलती भूल के आगे बढ़ गए बस तुरंत? पर्टिकुलर पार्ट का एरिया, एक टेस्ट का इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता कि अगर मैं खाली CIQ बोल देता तो उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं करा। अच्छा, पर आपको लगाने कहीं कोरिलेशन, मैंने CIQ जवाब दिया नहीं था, लास्ट में इसने और ये कह दिया कि नहीं, उन्होंने फिर से बाद में पूछा था दोबारा। अच्छा, फिर दोबारा क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं बता पाया तो उन्होंने अलग अलग पूछे। अच्छा, अलग अलग। ओके, दैट्स रियली गुड।
आपसे कोई करंट अफेयर नहीं पूछे? पूछे थे। क्या पूछा था? उन्होंने मुझसे बोला कि इकोनॉमी के क्या हाल है आज तक। मैंने बोला सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। फिर उन्होंने बोला कि चलो अपने इंटरेस्ट की न्यूज़ बता दीजिए। तो क्या मैंने बताया? थोड़ा उन्हें उस टाइम पे चंद्रयान का चल रहा था, हाँ। चंद्रयान 2, और एक था कि इंडिया का कुछ ओशन प्रोजेक्ट है हाँ। कि मिनरल्स डिग करेंगे इंडियन जी। ओशन में से। और तीसरा था कि रशिया ने रिसेंटली था Su-57 ऑर्डर करे, हाँ। तो वो बताया था मैंने। तो मिलिट्री एविएशन के अलावा कुछ फायर आर्म्स की नॉलेज थी आपको? नहीं। अच्छा, Military, Navy कोई- यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स को, अपने भाई को मिलिट्री एविएशन के अलावा कुछ भी नहीं पता। मतलब ऐसी हार्डकोर दिल में इन्होंने बसा रखे, सारे प्लेन बताया दुनिया के नहीं। रफाल के, अच्छा भाई एक सवाल का जवाब सुनना चाहूंगा, रफाल इज व्हाई द रफाल इज बेस्ट? बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हमें एक चाहिए था मल्टी रोल हाँ। और एक छोटा एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए काफी कंटेंडर आए थे, जैसे यूरोफाइटर, टाइफून। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, या तो वो एक्सपेंसिव थे, या तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी, या फिर वो ऐसी कंट्रीज थी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाद में मुमकिन ना होता उनसे। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है, इतनी बड़ी नहीं है, कल को जाके हम शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मुमकिन हो पाए, जैसे कि सुखोई में हुआ था। इनिशियली हमने खरीदा, लेकिन फिर खुद बनाने लगे। पहला रीजन ये था। और दूसरा कि वो एक छोटा इंजन है, छोटा एयरक्राफ्ट है, डुअल इंजन, और बहुत ही कैपेबल है, और उसकी मेंटेनेंस काफी लो है। चलो ये तो भाई मोटी मोटी बात हो गई, बट ये बताओ हमारे पास जो तेजस है वो भी डेल्टा विंग है और ये भी डेल्टा विंग है, क्या क्या रीजन, क्या डेल्टा क्यों है ऐसा? छोटे एयरक्राफ्ट यूजुअली डेल्टा विंग से होते हैं। तो क्या बेनिफिट क्या है डेल्टा विंग का? डेल्टा विंग में एक तो मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा होती है। वो क्या होता है? वो होता है कि एयरक्राफ्ट कितनी जल्दी अपनी हवा में पोजीशन चेंज कर सकता ये लेफ्ट राइट कितनी जल्दी मुड़ सकता है, है? ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, और यही है बेसिकली एक एडवांटेज। बट सोचा नहीं कभी आपने, एक सवाल हमारे जो एयर चीफ मार्शल उनसे पूछा गया था बी दोनों साहब से, कि आप पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलाते और आप एयरक्राफ्ट 15 साल पुराना चला रहे हो, आपको पता होगा एक एयरक्राफ्ट है, आप खुद नाम बोलेंगे मैं चाहता हूँ, उसको फ्लाइंग कॉफन कहा जाता है, क्या नाम है उसका? MiG-21। और MiG-21 चलाने के शायद हो सकता है आपको चलाने का मौका मिले, तो आपको लगता नहीं कि यार गलत कैरियर चूज कर दिया मैंने? असल में तो मैं चाहता हूँ MiG-21 उड़ाना, और वो एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। क्यों? जो फ्लाइंग कॉफिन्स बोलते हैं उसको एक बहुत ही अनफेयर बात है। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम में बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट था। अब आप एक बात बताइए कि मैं अपने दादाजी को अपनी स्ट्रेंथ से कंपैरिजन करने लगूं आज, कि दादाजी चलो बॉक्सिंग करते हैं, कौन जीतेगा, जी। तो वो एक गलत बात होगी ना। सेम एज नहीं है, ऐसी वो एयरक्राफ्ट की पुराना है वो, मतलब उसकी ड्यूरेशन पुरानी हो गई, वो आज नहीं बना, तो उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, लेकिन अपने जमाने में वो बेस्ट था। तो आज भी उसने कैपेबिलिटी प्रूव कर दी थी अपनी F-16 गिरा के। नहीं वो तो बात है आपकी, बट कहा जाता है F-16 फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। F-16 200 किलोमीटर से टारगेट मार सकता है, MiG-21 जिसे हम फ्लाइंग कॉफन कहते हैं वो 75 किलोमीटर से मार सकता है। तो अल्टीमेटली वो पायलट पे डिपेंड करा ना। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड ओवर हियर। हाँ मैं एक बात क्या था भूल गए, टांग खींचनी थी मेरे को भाई की, कि इनको कोई और नॉलेज नहीं पता डिफेंस के बारे में। जैसे मैं अगर भाई से पूछूं AK की फुल फॉर्म क्या है, तो भाई को शायद नहीं पता होगा। एक ही पता है। हाँ, क्या था, देखा। अब अगला सवाल मैं भाई से पूछूं कि यहाँ पर जो हमारा IMA है उसकी टैगलाइन क्या है? नहीं पता। नहीं पता भाई को। दैट्स अ की। भाई ने अपनी हॉबी डाली मिलिट्री एविएशन और उस पर पूरा का पूरा परसेंट घुमा दिया, वो भी एक नहीं दो। पहला दूसरा वाला कौन सा था भाई? नेवी, उसमें मैं नेवल एविएशन प्रिपेयर करके चला गया था, अच्छा, जो अपनी नेवी में फाइटर एयरक्राफ्ट से पार्ट। अब भाई मैं आपसे एक डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहूंगा। डिफिकल्ट सवाल कुछ ऐसा है भाई, आपने नेवी का दिया था वो, तो उसमें एक बात पूछी जाती है कि तेजस को पहले इनिशियली इंडक्ट करने की बात नेवी में क्यों नहीं की गई? भाई फाइटर प्लेन तो वहां पर भी चाहिए और एयरफोर्स में भी चाहिए, क्या रीजन है? दिसंबर 2016 में एक प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया था एक्चुअली, जी। लेकिन नेवी ने उसको बोला कि पहला रीजन ये है कि इसका इंजन बहुत अंडर पावर्ड है, और दूसरा ये है कि ये बहुत भारी है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे लाइट एयरक्राफ्ट प्रिपेयर करे जाते हैं, ताकि वो ऑब्वियसली जितना शिप पे वजन होगा उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब रिसेंटली उसका एक और अच्छा प्रोटोटाइप बनाया HAL ने, और होपफुली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। भाई थोड़ा डिटेल में जाओ, अंडर पावर मतलब क्या है यहाँ पर आपसे? अंडर पावर मतलब वो शॉर्ट टेक ऑफ चीज होता है ना उसका। जी हाँ। तो वो उसके लिए कैपेबल नहीं होगा, और इमरजेंसी कंडीशन में वो फेल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उस हुक के जरिए एक एयरक्राफ्ट लैंड होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पे, अब मान लीजिए वो नहीं होता, तो जो MiG-29 है उसका इंजन इतना पावरफुल है कि वो बचे हुए डिस्टेंस में भी टेक ऑफ कर सकता है वापस। भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आपने सुना होगा तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसकी तो डेफिनेशन कोई वो उलट कर रहा है। हाँ, वो तो टाइप है उसकी, लाइट कॉम्बैट। हाँ मतलब आप वो उस टाइप के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जी, लेकिन वो अपनी टाइप में भारी है। ओके चलिए यहाँ तक की बात हो गई, यहाँ पर तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, या आयान भाई खुद ही कहते तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर जो आप हॉबीज दिख रहे हो उस पर आपकी महारत होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे पूरा खेल हो जाएगा। क्यों भाई? चलो यहाँ से हम थोड़ी आगे बढ़े,
तो कहानी आती है हमारी जीटीओ में। हम्म, जीडी वैसे ही होता है जैसे पीपीएनडीटीएस होता है, और थोड़ा लाइट होता है। अब यहाँ से कहानी ऐसी है कि आपके दो टॉपिक होंगे, करंट अफेयर, सोशल। सोशल क्या था बता सकते हो, कुछ याद है आपको? अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, पर एक था कि कुछ इकोनॉमी पे था कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। आपकी तो लंका लग गई होगी। नहीं, मैंने असल में बोल दिया था कि हम उसको मैं मिलिट्री से थोड़ा जोड़ दिया था कि मिलिट्री में इंडियनाइजेशन जोड़ सकते हैं हम। ओके। और टूरिज्म से रिलेट करा था मैंने, और यही सब था। मेक इन इंडिया बोला था मैंने। अच्छा, तो उस तरीके से मैंने जो भी मुझे नॉलेज थी मैंने पॉइंट आउट करा उसको। तो वहां पर भसड़ उतनी नहीं हुई होगी जितनी पीपीएनडीटी में, आपने नोटिस की ये बात? ये असल में भी थर्ड एसएसबी में काफी हुई। थर्ड एसबी ज्यादा थर्ड हुई? एसएसबी में पहले से रिकमेंडेड था, जी। तो ग्रुप के कुछ लोग अनकंफर्टेबल थे इस बात पे। ओके। तो हम दो ही थे जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और ग्रुप था 10 का, बाकी के 8 मेरे पीछे लगे हुए थे। ओके। और मैं 8 को एक एक करके चुप कर दिया था। अच्छा भाई, एक मिथ है, कहते हैं कि जो आप पहले रिकमेंडेड हैं उसका एक एडवांटेज होता है। क्या कोई एडवांटेज है वहां पर? मुझे नहीं लगता कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। कोई स्पेशल टफनेस? टफनेस तो यही होती है कि दूसरे अगर ग्रुप में इतने कोऑपरेटिव ना हो तो वो छोड़ो, मतलब टेस्ट कंडक्ट करने में कोई टफनेस एसएसबी की तरफ से कोई डिफरेंस। सेम रहता है? ओके, चलिए यहाँ तक की हो गई कहानी। अब यहाँ से जीटीओ में और आगे बढ़े हम, तो कहानी आती है जीपी में। ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आपको टास्क बता दिया आपने, क्या कहते हैं, प्रायोरिटाइजेशन करने वाली बात आती है। वहीं पे लोग लड़ पड़ते हैं कि नहीं, एनिमल को बचाना है, गाय गढ़ में फंस गई, उसको निकालना उसका इकलौता लाइवलीहुड है, और बड़े इमोशनल सेंटिमेंट होते हैं जानवरों के प्रति। अब वहां से उसको क्या समझाएं? अब देखिए, इसमें वही आती है, वेल मीनिंग पर्सन होना चाहिए। जी। अगर आप वेल मीनिंग हो तो आप उन्हें समझा पाओगे। जैसे कि अब कोई अड़ा हुआ है, पहले गाय को बचाओ, हाँ। तो मिट्टी में फंसी हुई है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि गाय अगर 2-3 घंटा रुक जाएगी तो वो मरेगी नहीं वहां पे। पॉइंट है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि जिसकी गाय है उसे खाना डाल देगा, और वैसे भी 2-3 घंटे भूखा रह के मर नहीं जाएगी। हाँ, ये बात ऐसा सही है, है, तो सही है। उसे मैं यही बोलूंगा कि 2-3 घंटा गाय अगर एक जगह रुक जाएगी तो मरेगी नहीं। ओके। हम उसे वापस आके पक्का बचाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा भाई, एक बात ना बहुत बड़ी मिथ है, मैं चाहता हूँ आप क्लियर कर दो। आप तो रोज रनिंग करते हो, पर लोग कहते हैं कि यार ऑफिसर बनने जा रहे हैं, दिमाग वाला काम है, फिटनेस का काम नहीं है, तो फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान देते, ओवरवेट होके चले जाता है। तो ये गलत बात है कि नहीं? ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल गलत बात है, और इसका मैं डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं बोलूंगा कि आप इसको मेडिकल से रिलेट करो या अपनी ट्रेनिंग से रिलेट करो। पहली चीज है कि जो इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ होगी ना, उसमें कॉन्फिडेंस होगा। एक जो मोटा सा बंदा होगा या एक बहुत पतला सा होगा, वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा हमेशा। जो फिजिकली फिट होगा वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। अभी आपके इंटरव्यू में हो या फिर आपके जीटी में हो, और दूसरा आपकी जीटी में काफी काम आती है स्ट्रेंथ। अब किसी बंदे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फट्टा उठा सके एक हाथ से, तो ऑब्वियसली पीछे हो जाएगा कुछ टाइम बाद। सही बात। चलिए, यहाँ तक की कहानी हो गई, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा और चले, जीपी में दिमाग भी लगाना होता है। कहानी मिली है, सब बोलते हैं भसड़ के साथ। जिसने आज तक मौका नहीं मिला ना, वो बोलेगा, लंबा बोलेगा। अब तो अब वहां पर यार बोलना बहुत मुश्किल काम है। सबके पास जवाब है, सबके पास कुछ बोलने वाली बात है, फिर वहां पर क्या किया? वहां काउंटर करने वाली बात आती है कि अगर कोई सही बोल रहा है हाँ। तो उसको पूरा सपोर्ट करो, लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको करेक्ट ऐसे करो कि अपना एक लॉजिक पॉइंट दो, लॉजिकल। जैसे कोई बोल रहा है, मान लो कि हम बोट से जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ हम कार से जाएंगे जी। तो मुझे पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, जी। मैं उसे समझाऊंगा। देखो, एक बोट की स्पीड कितनी हो सकती है? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। लेकिन एक गाड़ी को हम 100 तक भी भगा सकते हैं। तो भले ही वो रूट चाहे 10 किलोमीटर हो और हमें नदी से 5 किलोमीटर पड़ रहा हो, स्टिल हम कार से जल्दी पहुंचेंगे। ओके, चलो ये बात हो गई। आपने एक बात बताई, आपको शायद याद हो, आपने कहा था जो सही बोला उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करूं मैं? सपोर्ट मतलब कि इनफैक्ट आई आल्सो बिलीव दिस, इस तरीके से। अच्छा, बट इतने लाइन बोल के तो आपका काम नहीं चलेगा ना, आप तो रिकमेंड नहीं होने वाले, या उसमें कुछ लॉजिक डाल के बोलो आप सपोर्ट में। नहीं, देखो, सपोर्ट में रिकमेंड होने के लिए नहीं कर रहा, अच्छा। ट्रस्ट गेन करने के लिए कर रहा। अच्छा। अगर आप किसी को एक बार काट दोगे तो आपसे चिढ़ जाएगा पूरे जीटी, फिर वो आपको काटेगा 10 बार। अगर आप किसी को सपोर्ट कर दोगे तो आप जब बोल रहे होंगे तो आपको काटेगा नहीं। बट अगर वो मौका मिला है बोलने का, खाली आई सपोर्ट यू इतना, तो क्या क्या काम चलेगा ना? नहीं, आई सपोर्ट के बाद मैं आगे बोलता हूँ ना। जैसे किसी ने बोला कि हम गाड़ी से लेके जाएंगे, बिल्कुल, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि इनफैक्ट आई आल्सो बिलीव वी कैन गो विद द कार बिकॉज इट विल बी मच फास्टर एंड a lot more people can go with the car in comparison to a boat. ऐसे। चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है कमांड टास्क पे। आपको कमांड टास्क में 2 बार बुलाया गया था। हाँ, 2 बार मतलब कि दूसरे बच्चे लीड कर रहे हैं तब आपको बुलाया था, राइट? तो कई बार ऐसी मिथ है कि बहुत बार बुलाने से आपके रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं बताता हूँ, जो मेरी फर्स्ट एसएसबी थी जहाँ मैं रिकमेंड नहीं हुआ, हाँ।
वहाँ पे मुझे 7 का ग्रुप था, हाँ। 7 थे हम टोटल, जी। उसमें 5 लोगों ने मुझे बुलाया ओके। और छठी बार मैं खुद गया था, तो लगभग मैं सारा टाइम वहीं खड़ा हुआ था और मैं रेकमेंड नहीं हुआ था। अच्छा। और दूसरी बार जब मैं वाराणसी से रेकमेंड हुआ, वहाँ मुझे 2 लोगों ने बुलाया। ओके। और तीसरी बार जब नेवी के लिए रेकमेंड हुआ, वहाँ सिर्फ एक ने बुलाया। ओके, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। कोई relation दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये एफजीटी कराते क्यों है और ये कमांड टास्क कराते क्यों? मतलब कमांड टास्क तो एक ना भाई आर्मी ग्रुप की है, ठीक है। अब एयरफोर्स चलिए आप तो आप जेट फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, बट वहां पर भी टीम का काम होता है ना, पूरी टीम जेट फाइटर पायलट्स के ऊपर जाती है, ठीक। तो ये यूनिक एक आदमी का काम क्यों करवा रहे हैं? देखो, जो हमारी आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, हाँ। तीनों फोर्सेस का, उसमें ऐसा होता है कि आपके जूनियर होते हैं, हाँ। आपके सीनियर होते हैं और जी। आपके साथ वाले होते हैं। बिल्कुल। तो जीटी में भी आपको हर तरीके से टेस्ट करा जाता है। जब आप होंगे हाफ ग्रुप टास्क या फिर पीजीटी में होंगे, हाँ। तो आप साथ वालों के साथ काम करोगे। ओके। फिर आप कमांड टास्क में होते हो, एक बार होंगे आप सीनियर और एक बार होंगे आपके जूनियर। दोनों लेवल पे चेक करना चाह रहा दोनों हूँ, तीनों लेवल पे चेक हो गए आप। टीम पे ऊपर भी और नीचे भी। नीचे भी। अरे वाह। अब भाई आते हैं लेक्चर पे। उससे पहले मैं चश्मे उतर गए, स्टाइल कर गया। चलो, अब लेक्चर में बात भाई, तुमने 1 मिनट 30 सेकंड सिर्फ अपना लेक्चर बोला, और टॉपिक क्या था भाई आपका? स्ट्रे डॉग नहीं है। स्ट्रेट डॉग मैनिंग, मतलब जो जानवर मतलब सड़क पे जो कुत्ते हैं उनको कैसे संभालना है। लो लेवल टॉपिक 30 नंबर पे आया था, चौथे नंबर पे, थर्ड पे था। 1 मिनट 30 सेकंड बोला, कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं कि यार अब क्या? नहीं, मैंने वही डगमगाने नहीं दिया। क्यों? वही मैंने कंट्रोल में रखा कि अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं दिखाना, अपनी बॉडी लथपथ होते हुए नहीं दिखानी। दिखाना है कि मैं जितना बोल रहा हूँ उससे क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे माइंड में क्लियर है। क्योंकि आपका लेक्चर में बेसिकली यही चेक करा जाता है, आपकी नॉलेज जीडी में चेक हो चुकी है। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका। एक और चीज़ है कि जैसे हम पहले बताया कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इंसान का सबसे बड़ा फियर जी। तो आप इसे ओवरकम कर पा रहे हो, तो मतलब कुछ तो ब्रेव इंसान होगा। अच्छा, चल ये बात मैं तेरी बात मान ली, बट फिर भी यार कहीं ना कहीं 3 मिनट दिए हैं, तुमने आधे टाइम ही बोला है, तो यार धज्जे नहीं उड़ी कहीं से भी यार? आखिरी एट टाइम एयरफोर्स पता नहीं, अब सीधे अब सीडीएस देखना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी 4 साल की, दिमाग में नहीं आया कुछ? नहीं, थोड़ा अजीब तो लगा कि वो जब मैं आके बैठ गया, जीटीओ भी हमको देख रहा हूँ, जीटीओ को देख रहा हूँ, बैल भी नहीं बजा रहे हो, तो थोड़ा अजीब लगा था, पर ठीक है। सीडीएस ने बोला कुछ और बोलना है क्या? तो बोला कुछ? वो चुपचाप बैठे रहे, टाइम देखते रहे, टाइम हुआ बैल बज गया। अच्छा, तुम तो रिकमेंडेड थे, तो नहीं, तुमने सेकंड टाइम की बात है। अच्छा सेकंड टाइम की बात है। थर्ड टाइम मैंने 3 मिनट पूरा बोला। अच्छा, थर्ड टाइम 3 मिनट बोला। चलो यहाँ तक की कहानी हो गई, पर बाकी 2 टॉपिक याद है आपको? क्या थे? एक था यूथ इन पॉलिटिक्स, यूथ इन पॉलिटिक्स, एक कंज्यूमर कोर्ट का था कुछ। कंज्यूमर कोर्ट का कोई रिसेंटली नहीं था? इकोनॉमिक स्लो डाउन। ओके भाई, अब बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। कॉफी विद करण देखा है? भाई उससे खतरनाक मामला होने वाला है, या तो तुम सेंसेशन वायरल हो जाओगे, तुम्हारी मीम बन जाएगी। तो पहला सवाल के जवाब ऐसे देने हैं कि एसआरटी बैठ के तुरंत देना, सोचना नहीं है। अगर अभी सोचे तो अभी पुशअप्स लगानी है, और नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, नहीं आया तो भी पुशअप लगानी है। पुशअप्स तो तुम्हें एक साथ लगानी है, यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। पहला सवाल, आप एनडीए बॉल किसके साथ जाओ? दिल्ली वाली लड़की, देहरादून वाली लड़की, बिहार या कश्मीर? क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया। देहरादून। क्यों, कुछ खास बात कोई है यहाँ पर? नहीं, मिल जाएगी पर देहरादून में। पक्का तो है, तुम तो एनडीए पुणे में हो गए, मराठी ज्यादा अच्छी होती है, बता रहा हूँ मैं। एक महीने के लिए आऊंगा। चलो ठीक है, ढूंढ लोगे। अगला सवाल, जीटीओ गेम ऑफ टीम और सॉल्विंग हर्डल्स? गेम ऑफ टीम। ओके, अगला सवाल, आयान किसके साथ करेगा मैरिज, हुकअप या फ्रेंडशिप? डॉक्टर, इंजीनियर या सोल्जर? डॉक्टर। डॉक्टर के साथ क्या होगा? हुकअप होगा, फ्रेंड होगा या मैरिज होगी? मैरिज। डॉक्टर पक्का? लगता है। उम्मीद किसी और से नहीं है, तो बैठने ही डॉक्टर चलेगी तुम्हें। ओके, अगला सवाल, स्क्रीनिंग गेम ऑफ ओआर, जीडी, पीपीईटी या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल? कॉम्बिनेशन ऑफ। अगला सवाल, पर्सनल इंटरव्यू गेम ऑफ नॉलेज और पीआईक्यू फिलिंग? आई वुड से पर्सनालिटी। ओके, तीसरा ये आ गया यहाँ पे। अगला सवाल, सपोज आपको एनडीए बॉल पे और एएफए नाइट पे कोई पार्टनर नहीं मिलता है, तो क्या करोगे? ए, पकौड़े और चटनी से काम चलाओगे? बी, जो गम के आंसू वो पी के काम चलाओगे वाइन की क्लास में? या सी, जिसकी पार्टनर होगी उस पर लाइन मारोगे? पकौड़े खाना पसंद करूंगा। Okay, that's all, brother. Thank you so much for your time. Guys, this is the end of the video right now, and I like to say that I have made a complete playlist of recommended candidates. You can watch it. The link in the description box, and all videos are detailed. You can see 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, 2 hours.
5 minutes, 1 hour, 30 minutes. So you will find the complete playlist in the description box, and after watching it, you know what to do: like, share, and subscribe. So I take your leave. Jai Hind, take care, bye bye. See you in the next interview.